हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में भी जबरदस्त रहें। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी इन कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, एडुसेट ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से इन दिनों 12वीं कक्षा के अकाउंटेंसी विषय में हम चर्चा कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के वित्तीय विवरण। इस संबंध में हमारा ये 5वां लेक्चर है। इससे पूर्व लेक्चर 4 में हमने ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड किया। उससे पहले वाले लेक्चर में सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट किया और आज हम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाया जाता है बड़े अच्छे से आज करेंगे। इसको कोशिश करेंगे कि हर बच्चे को ये आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक उदाहरण है, एग्जाम्पल 1, from the following is the receipts and payment account of Azad Club Hisar for the year ending 31st March 2020। रिसीप्ट्स दे रखी हैं। रिसीप्ट्स में देखिए ओपनिंग बैलेंस, फिर चंदा, लेगेसी, इंटरेस्ट, डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, मैच फंड और मिसलेनियस हिस्ट्री। इन रास्तों से हमारे पास पैसा आया है। और गया किन रास्तों से है, किन पॉइंट, किन आइटम्स में गया है? रेंट, सैलरी, मैच एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सन्डी एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर्स, पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। इस तरह से इन मदों में हमारा पैसा चला गया। और जाने के बाद भी लास्ट में जो बैलेंस सीडी बचा हुआ है 7,50,000 रुपए, तो 7,50,000 हमारा उसके बावजूद भी कैश बैलेंस है। तो ये था हमारा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। उससे आगे एडजस्टमेंट है। नीचे एडजस्टमेंट दे रखी हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन से संबंधित, सैलरी से संबंधित है और कुछ और अन्य बातें हैं। उन्हें मैं एक एक करके समझाऊंगा। पहले स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। बच्चों, क्वेश्चन कैसे किया जाता है ये बहुत जरूरी है क्योंकि समय पर पूरा करना आवश्यक है। और समय की बचत कैसे होती है वो बातें मैं आपको समझाता चलूंगा। सबसे पहले नीचे से एडजस्टमेंट पढ़ के जिस से संबंधित हो उन पे नोट कर लीजिए। जैसे नीचे जो लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2019 वर दिस एंड 31st मार्च 2020 वर दिस, यानी ये चंदे से संबंधित पॉइंट है। तो ये चंदे पर डॉट लगा लीजिएगा या निशानी रख लीजिएगा कि हाँ ये चंदे से संबंधित है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ये सैलरी से संबंधित है। आगे अगला पैरा है, ऑन 31st मार्च द क्लब हैड बिल्डिंग वर्थ दिस, फर्नीचर दिस एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वैल्यूड एट ₹12 लाख। तो इस प्रकार से कई बातें हैं। तो मेन पॉइंट, और एक नीचे पैरे में भी है कि डेप्रिसिएशन लगाना है। इस चार्ज 10% होने फिक्स्ड एसेट्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट को देखिए। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में सबसे पहले रिसिप्ट साइड में लिखा है टू बैलेंस सीडी और बीडी ऑन 1 अप्रैल। 1 तारीख को यानी इस वर्ष की शुरुआत में 1 लाख रुपए पिछले वर्ष से कैश आया था। कहां से आया था? पिछले वर्ष। पिछले वर्ष भी तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया होगा, उसमें उनके पास 1 लाख कैश था। जैसे इस साल हमारे अंत में कैश कितना है? 7.5 लाख रुपए। ऐसे ही पिछले साल 1 लाख था।
तो जो पिछले साल 1 लाख कैश था वो कहां से आया? पिछले वर्ष के खातों से, है कि नहीं? तो पिछले वर्ष की जो बैलेंस शीट है, जो 1 अप्रैल को बैलेंस शीट बन रही है, उससे पहले की तारीख क्या आती है? 31 मार्च। तो यानी पिछले वर्ष की लास्ट डेट या इस वर्ष की शुरुआत, इसीलिए इसका नाम ओपनिंग बैलेंस शीट लिख दिया। ओके बच्चे, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कैश इन हैंड, ये एसेट्स हो गई और ये लायबिलिटीज। ओके तो कैश इन हैंड 1 लाख रुपए है, तो यहां लिखेंगे 1 लाख। प्लीज कैश 1 लाख। देखते रहिए कैसे अटेम्प्ट करते हैं। थोड़ा मुझे समय ज्यादा लगेगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आप पहले जितने मिनट में कर सकते हो अगली बार उससे कम और काफी कम आ जाओगे। तो सबसे पहले मैंने ओपनिंग कैश लिख लिया ओपनिंग बैलेंस शीट में। फिर आखिरी कैश देखिए, वो आखिरी बैलेंस शीट में 31 मार्च 20 की बैलेंस शीट में लिखें कितना कैश है? 7,50,000 रुपए। तो यहां पे लिखेंगे कैश इन हैंड 7,50,000। ओके बच्चों, 7,50,000। ये मैंने थोड़ा जगह की कमी थी इस वजह से बनाया कि यहां ओपनिंग बैलेंस शीट या क्लोजिंग। अदरवाइज आप जब एग्जाम में करोगे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसके बाद ये बैलेंस शीट। अब हम पॉइंट ध्यान करते चले। रिसीप्ट साइड में सबसे पहला पॉइंट क्या है? सब्सक्रिप्शन। अगर मैं नीचे के पॉइंट एडजस्टमेंट छोड़ दूं तो क्या मतलब निकला? मुझे चंदा 2 लाख रुपए मिला है। मैंने एक बार आपको एक मटका भी बना के दिखाया था जिसमें इस साल का चंदा, पिछले वर्ष का यदि कोई चंदा मिला हो, अगले वर्ष का कोई चंदा यदि मिला हो, तो तीनों चंदे इसमें थे। अगर मैं मानू पीछे का भी नहीं है आगे का भी नहीं है, तो कुल मिला के जो 2 लाख रुपए चंदा मिला वो इसी वर्ष का है। तो यदि इस वर्ष का है तो इनकम में, क्योंकि ये रेगुलर है, तो इसको यहां लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन 2 लाख। ओके, 2 लाख रुपए चंदा। क्या मान के चला? सारा इस वर्ष का है, कुल मिला के 2 लाख मिला है। लेकिन अब नीचे पॉइंट्स पढ़ते हैं। पॉइंट्स में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 वर्थ 20,000 एंड ऑन 31 मार्च 2020 वर्थ 30,000। ये 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 चंदा यहां पर तो आउटस्टैंडिंग था 30,000 और यहां पर था 20,000। वर्ष के शुरू में 20,000 चंदा बाकी था। मिलना बाकी था या पे करना बाकी था? मिलना बाकी था। पहले बाकी था पिछले साल। बताइए, जो पिछले साल 20,000 बाकी था वो पिछली बैलेंस शीट में कहां रहा होगा? अगर वो चंदा हमें मिलना बाकी था तो हमारे लिए एसेट्स था, और अगर वो चंदा हमने देना था तो हमारे लिए लायबिलिटी था। क्योंकि पिछले साल चंदा बाकी था, इसका मतलब मिलना बाकी था, इसलिए पिछली बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं SUBS, आप पूरा लिख लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019-20 का 19-20 का चंदा बाकी था। कितना बाकी था? 20,000। तो पिछली बैलेंस शीट में जगह मिल गई इसको, 20,000 कहां लिख दिया? पिछली। जो चंदा यहां पर बाकी था मिलना वो इस वर्ष में
क्या हुआ होगा? बताइए इस वर्ष के अंदर क्या हुआ होगा? मिल गया होगा। क्या हुआ होगा? मिल गया होगा। मिल गया तो इसका मतलब ये जो टोटल है इसमें पिछले 20,000 चंदे के हैं। 20,000 जो पीछे मिलने थे वो मिल गए होंगे, तो इसमें ही है 2 लाख में। तो ये जो 2 लाख चंदा है ये केवल इस वर्ष का नहीं, इसमें 20,000 पिछले भी है। इसलिए 20 क्योंकि पिछले हैं, इस साल की इनकम तो नहीं है, तो इसे लेस करना पड़ेगा। लेस आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20 20,000 और 1,80,000 चंदा रह जाएगा। तो क्या ट्रीटमेंट किया? पिछली बैलेंस शीट में एसेट्स, और क्योंकि अब तक मिल चुका होगा इसलिए उसे इसमें रखा होगा। ठीक है, इसमें से लेस कर दिया गया। उससे आगे और कहता है 31 मार्च 2020 को 30,000 रुपए चंदा बाकी था। तो 30,000 बाकी था, तो ये 30,000 किस वर्ष का? इस वर्ष का है ना। क्या मिल गया? यदि मिल गया होता तो इसमें होता, कहता है नहीं मिला नहीं है, तो 30,000 इस टोटल में है ही नहीं, जबकि वो इसी वर्ष का है, इसलिए 30 को इसमें टोटल जोड़ेंगे। इनकम तो तभी टोटल बनेगी, इसमें जोड़ेंगे एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर ऑन 31 मार्च 2020। तो लीजिए 2,10,000 हो। बताइए, क्लियर है? और अब ये बताइए 30,000 रुपए चंदा मिल चुका या मिलना बाकी है? दे दिया या देना बाकी है? 4 बातों में से एक बात हो, या तो चंदा ये मिलना बाकी है या मिल गया, या ये देना बाकी है या दे दिया। चंदा मिलना बाकी है 30,000, यानी कुछ व्यक्तियों ने कहा दे देंगे बाद में, अभी नहीं दिया, तो हमने टोटल इनकम में तो जोड़ दिया। लेकिन क्योंकि अभी ये मिलना बाकी है इसलिए नई बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 20 को 30,000 रुपये यहां लिख दिया जाए। किस? ठीक है, अब आगे चले। आगे पॉइंट है लेगेसी, वसीयतनामे से प्राप्त राशि। वसीयत बताया था ना, कभी कोई व्यक्ति खुशी से कोई एक वसीयत लिख जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति में से इतना प्रतिशत इस धर्मशाला को, इस मंदिर को, इस संस्था को, इस क्लब को, जिसको भी चाहे दे सकते। तो लेगेसी 3 लाख रुपए। क्या ये रूटीन में मिलेगी? कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे देता है, इसलिए रेगुलर इनकम ना मानते हुए इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप लिखेंगे लेगेसी 3 लाख। ओके, 3 लाख रुपए लेगेसी। उसके बाद है इंटरेस्ट 10,000 रुपए। ये तो लिखा नहीं किस पे, सिंपल ही इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट हर साल मिलता रहेगा। तो मिलता रहेगा तो इसलिए इनकम है, इसलिए यहां पे इनकम साइड में बाय इंटरेस्ट 10,000। बोलिए, क्लियर है? उसके बाद है डोनेशन, दान की राशि मिली है हमें 1 लाख। 2 तरह के डोनेशन थे, एक जनरल, एक स्पेसिफिक। स्पेसिफिक तो छोटी राशि हो बड़ी राशि हो स्पेसिफिक ही रहता है, लेकिन जनरल डोनेशन जो होता है वो राशि के हिसाब से देखा जाता है। राशि छोटी है या नॉर्मल है, सामान्य है तो सामान्य है, लेकिन राशि एबनॉर्मल है, बहुत ज्यादा है, सामान्य से ज्यादा नजर आ रही है, तो एबनॉर्मल मानते हुए उसे भी स्पेसिफिक की श्रेणी में लेके लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 1 लाख चंदा आया है और बाकी फिगर भी देखिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, इसका मतलब कोई ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि बड़ी रकम है, नॉर्मल ही। तो डोनेशन जो मिला है
वो सामान्य है, और सामान्य डोनेशन होने के नाते ऐसा हर साल मिलता रहेगा, इसलिए इनकम में लिखेंगे बाय डोनेशन 1,00,000। ओके, 1,00,000 रुपए डोनेशन। उसके बाद है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। ये तो स्पेशल हो गया, स्पेसिफिक हो गया। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड को यहां लायबिलिटी साइड में लिखेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 5,00,000। 5,00,000 रुपए स्पेसिफिक डोनेशन आ गया। ठीक है बच्चे, आगे लिखा है मैच फंड। तो थोड़ी सी दूरी से, क्योंकि इस पे कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे, थोड़ी दूरी के बाद हम यहां पर मैच फंड भी लिख देते हैं। मैच फंड कितना है भाई? मैच फंड है 2,00,000 रुपए। ओके, 2,00,000 रुपए मैच फंड है। उसके बाद है बच्चों मिसलेनियस रिसिप्ट 50,000 रुपए, छोटी मोटी प्राप्ति, विविध प्राप्ति। तो ये तो हर साल मिलती रहेगी, इसलिए इसको इनकम में लिखेंगे बाय मिसलेनियस रिसिप्ट 50,000। यस, क्लियर हो गया। अब पेमेंट साइड में चलते हैं। पेमेंट में सबसे पहले है रेंट, 30,000 रुपए पे किया, खर्चा है टू रेंट 30,000। लीजिए 30,000 रुपए आपका रेंट। ओके, उसके बाद है सैलरीज, टू सैलरीज। लेकिन सैलरीज पे तो पॉइंट है ना, हमने पहले पढ़ा था कि सैलरी पर पॉइंट है। सैलरी पर पॉइंट है, पहले सैलरी कितनी दी? 70,000 रुपए। तो सैलरी को लिखेंगे 70,000। और अब सैलरी का पॉइंट पढ़ेंगे हम। सैलरी का पॉइंट देखिए बीच में है सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2019 and on 31st March 2020 were 5,000 and 10,000 respectively। साल के शुरू में सैलरी 5,000 आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और साल के अंत में 10,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी थी। ठीक, इस वर्ष के शुरू में 5,000 रुपए सैलरी बकाया थी। ये मिलनी बकाया थी या देनी बकाया थी? सोचो, देनी बकाया थी। जो क्लब है उसके जो कर्मचारी हैं, माली है, क्लर्क है, कोई और मैनेजर है, उन सब की जो सैलरी है वो देनी बाकी थी। 5,000 रुपए सैलरी देनी बाकी थी। जब देनी ही बाकी थी, और वो भी इस वर्ष के शुरुआत में ही, तो ये तो पिछले वर्ष की है। तो मैं पिछले वर्ष की जो बैलेंस शीट बना रहा हूं उसमें कहां जगह मिलेगी इसको? लायबिलिटीज में। क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। ठीक है, सोच के बताओ, जो 5,000 सैलरी यहां बकाया थी वो इस वर्ष में क्या हुई होगी? मिल गई होगी या दे दी गई होगी? जो 5 यहां देना बाकी था वो वर्ष के दौरान पे कर दिया गया, नॉर्मल कंडीशंस में, सामान्य परिस्थितियों में तो पे कर दिया होगा। तो जो टोटल 70,000 पे हुआ है, इसमें 5,000 पहले वाले भी पे हो गए होंगे, जबकि 5,000 इस वर्ष का खर्चा नहीं है। हमने 70,000 पे किया है, जिसमें इस वर्ष का भी पे है और कोई अगला भी पे किया है, तो और इस पिछला भी पे है, तो जो भी पे किया वो टोटल 70 है। तो 70 में हम लेस करेंगे जो पिछले साल के थे, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, 5,000 लेस कर दिए,
65,000। ठीक है जी, कितने हो गए? 65,000। और इस वर्ष के कितने बाकी है? 10,000। तो जब इस वर्ष के 10,000 बाकी हैं, तो 10,000 रुपए जो इस साल की सैलरी है वो दे दी गई है या नहीं दी गई है? अभी नहीं दी, तो इसमें शामिल है या नहीं है? नहीं है। क्यों? जब दिया ही नहीं तो कहां से शामिल होगा, जबकि है खर्चा इसी वर्ष का। इसलिए इसमें ऐड करके टोटल बढ़ाएंगे। एड आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, 10,000 रुपये ये जोड़ दिया, तो आपका 65 और 10 75,000 रुपये। लीजिए, सैलरी आपकी 75,000 बनती है। और अब ये बताओ, 10,000 सैलरी देनी बाकी रह गई या मिलनी बाकी रह गई? 10,000 अभी सैलरी देना बाकी है, इसलिए नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख देंगे यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। ठीक है जी, 10,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने लिख दिया। ये लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद अगला पॉइंट है मैच एक्सपेंसेस। मैच फंड था और अब मैच एक्सपेंसेस भी आ गए, क्योंकि मैच एक्सपेंसेस है 1.5 लाख रुपए और मैच फंड है मेरे पास 2 लाख। हाँ, ये लिखने से पहले उस वक्त दोनों को कंपेयर कर लेना चाहिए था कि कौन सा ज्यादा है। अगर बाय द एक्सपेंसेस ज्यादा होते तो यहां ना लिखकर मैं यहां लिखता, किसमें? एक्सपेंडिचर। लेकिन इस वक्त फंड ज्यादा है, मैच फंड ज्यादा है, तो मैच फंड 2 लाख है जबकि मैच एक्सपेंसेस 1.5 लाख है, तो इसमें लेस करेंगे, लेस मैच एक्सपेंसेस 1,50,000 और 50,000 रुपये आपका यहां पर मैच फंड रह जाएगा। ठीक है, ये 50,000 रुपये इसमें 1.5 लाख लेस करके 50,000। उससे अगला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग बनाने की लागत, यानी 3 लाख रुपए पेमेंट में लिखा, पेमेंट्स में। पेमेंट का मतलब है इस साल में पेमेंट किया है। तो जब इस साल में 3 लाख की पेमेंट की है, तो एक तो 3 लाख रुपए की बिल्डिंग बढ़ेगी यहां, और क्योंकि 3 लाख इस साल पे किया जबकि आपके पास बिल्डिंग फंड भी है, तो बिल्डिंग फंड में से भी लेस होगा। लेकिन बच्चों थोड़ा सा आपको एक बार पिछले नीचे जो एडजस्टमेंट है उनमें देखिए, एक पैरे में लिखा है बीच में ऑन 31 मार्च 2019, इस साल की शुरुआत में द क्लब हैड, क्लब के पास था बिल्डिंग वर्थ 10 लाख, बिल्डिंग 10 लाख की थी। यहां पर इस तारीख को साल के शुरू में क्लब के पास 10 लाख की ऑलरेडी बिल्डिंग थी। इस साल नहीं खरीदी, पहले से थी बिल्डिंग। तो जब पहले से थी तो पिछली बैलेंस शीट में उसकी जगह मिलेगी। कैसे, क्या थी वो? एसेट्स थी, तो यहां पे लिख देंगे बिल्डिंग। कितना जी? 10 लाख। ठीक है। और क्या था? फर्नीचर ₹50,000, 50,000 का था, तो ये लीजिए पिछली बैलेंस शीट में हम फर्नीचर भी लिख देंगे। समझ में आ रहा है क्यों लिख रहे हैं पिछली बैलेंस शीट में? क्योंकि वो कहता है पहले से थे, तो हमने पिछली बैलेंस शीट में लिख दिया उनको। और क्या था? एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वैल्यूड 1 लाख, और 1 लाख के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे, क्योंकि क्लब है तो उनके पास खेलने का सामान 1 लाख रुपए का था। तो पिछली बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स मटेरियल या इक्विपमेंट इक्विपमेंट्स 1 लाख रुपए के थे। लीजिए 1 लाख रुपए के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे। ठीक है बच्चों। और क्या था? बस यही था। ठीक।
अब एक तो डेप्रिसिएशन लगाने को कह रहा है, बाकी पॉइंट ठीक है। चलिए अब हम दोबारा रिसीप्ट एंड पेमेंट में देखते हैं कि रिसीप्ट एंड पेमेंट में लिखा है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 3 लाख। मुझे यहां पर 3 लाख की बिल्डिंग लिखनी है, लेकिन एक बात बताओ, 3 लाख की तो अब खरीदी ना, या अब बनाई। जब उसको जगह मिल रही है तो जो चीज आपके पास पहले से पड़ी है, क्या उसको जगह नहीं मिलेगी? सोचिए, मिलेगी ना। देखिए, जो बिल्डिंग पिछली बैलेंस शीट में थी वो आगे भी जाएगी, बशर्ते वो बिक ना गई हो, खत्म ना हो गई हो। और अगर और जुड़ी है तो प्लस होके जाएगी, कुछ बिकी है तो कम होके जाएगी, बिल्कुल बिक गई है तो खत्म हो जाएगी। तो क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा बिकी, अगर बिकी होती तो पैसा आता, रिसिप्ट साइड में होता, रिसिप्ट साइड में तो है ही नहीं कुछ। हाँ, पेमेंट साइड में जरूर आपने 3 लाख की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दी है, तो वो तो एक किस्म का एडिशन हो गया। तो 10 लाख की बिल्डिंग पिछली बैलेंस शीट से नई बैलेंस शीट में आ जाएगी। बिल्डिंग 10 लाख रुपए और प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। वर्ष के दौरान आपने जो और जोड़ दिया, कितने की जोड़ दी? 3 लाख की। तो आपकी 13 लाख की बिल्डिंग हो गई, 10 लाख की नहीं रही, 3 लाख की प्लस होगी, 13 की हो गई। ठीक है। और मैंने बताया था क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग फंड कितना पड़ा है? 5 लाख, और हमने उसमें से 3 लाख तो कंस्ट्रक्शन में लगा ही दिया, तो इतना हमारा यहां से कम हो जाना चाहिए। लेस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड 3 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए का आपका बिल्डिंग फंड रहेगा। ठीक है बच्चे। और नीचे जो कैपिटल फंड आएगा, अभी मुझे नहीं पता कितना आएगा, अभी उसके लिए जगह छोड़ देता हूं, फिर उसके बाद एक सरप्लस के लिए जगह छोड़ देता हूं, और उसके बाद जो ले इसके बाद लिख देता हूं इसको ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड, ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड। ठीक है, क्या दिख पा रहा है? ये शायद दिक्कत आ रही है थोड़ी सी देखने में। ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड 3 लाख रुपए। ठीक है, जो आएगा बाद में यहां पर जगह आ जाएगी। आगे लिखा है सन्ड्री एक्सपेंसेस, विविध खर्चे, छोटे मोटे खर्चे। तो खर्चे हैं तो खर्चों में आ जाएंगे, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चे, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 60,000। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट का सामान खरीदा, वो भी आपने 60,000। हाँ, एक पॉइंट रह गया डेप्रिसिएशन का, वो जगह मैंने छोड़ी हुई है। चलिए थोड़ी सी दूरी पे, ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है पहले 1 लाख के थे और 60,000 के इस साल खरीद लिए, तो दोनों के दोनों नई बैलेंस शीट में जगह पाएंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कितने के? 1 लाख रुपए के, और प्लस एडिशन जोड़ दिया, और कितना जोड़ा? 60,000 का, कुल मिला के 1,60,000 के हो गए। इस पर भी डेप्रिसिएशन करना है मुझे, एक इस पर डेप्रिसिएशन करना है, एक इस पर, एक फर्नीचर पर, इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हूं।
उसके बाद है न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स है 5,000 रुपए के, तो न्यूज़पेपर खर्चा है, तो यहाँ पे 2 न्यूज पेपर्स 5,000। ओके, एक्सपेंसेस हो गया। पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम, व्यवसायिक शुल्क का भुगतान, बताया था ना ऑनोरेरियम कि अपने जो हमारा संस्था है, अगर हम उससे अलावा किसी बाहर वाले व्यक्ति को कुछ पेमेंट करते हो, पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम होता है। जैसे कि एक हॉस्पिटल है, अगर वो बाहर के किसी डॉक्टर को बुलाते हैं तो उसे जो पेमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। तो यहां पर एक्सपेंसेस होगा टू पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। ठीक है, पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम 45,000। लीजिए, ये भी हो गया। सब रिसीप्ट और पेमेंट सब लिख दी। अब नीचे वर्किंग नोट में देखते हैं। पहला हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का हो गया, उसके बाद सैलरीज के दोनों हो गए, और बाद में डेप्रीशिएशन रह गए हैं, और डेप्रीशिएशन तीनों पे करना है। तो लीजिए एक एक पे करता हूं। बिल्डिंग जो मेरी पहले 10 लाख की थी, ठीक है, और साथ में 3 लाख की बिल्डिंग मेरी और बढ़ गई, तो बताइए जब मैं डेप्रीशिएशन करूंगा तो 10 लाख की बिल्डिंग घिसेगी या कुल 13 लाख की सारी बिल्डिंग घिसेगी? सारी। हाँ, अगर ये बिल्डिंग बाद में बिल्कुल लास्ट डेट को बनी होती तो नहीं होता। अगर 6 महीने पहले बनी होती तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगता, 9 महीने पहले होती तो 9 महीने का, लेकिन ये तो शुरू से है। जब इसमें कुछ नहीं लिखा तो शुरू से मान लेते हैं, तो शुरू से मान लेते हैं तो 3 लाख रुपए की बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो लगेगा यहाँ पर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, तो 1,30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 11,70,000 रुपए बचे हुए। यस, और जब 1,30,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो 1,30,000 का नुकसान नहीं हुआ, खर्चा नहीं हुआ। तो यहां इस साइड में जहां पर ये एक्सपेंसिव साइड है, यहां लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1,30,000। ठीक है, 1,30,000 का मैंने डेप्रिसिएशन लगा। दूसरा किस पे लगाना था? दूसरा लगाना था स्पोर्ट्स मटेरियल पे, इक्विपमेंट। तो टोटल 1 लाख के इक्विपमेंट पहले से है, 60,000 के बाद में। ये 60,000 वाला जो है बीच में जुड़ता है, उसका थोड़ा ध्यान रखना। अगर उस पर डेट लिखी है तो 1 लाख पे तो पूरे साल का लगेगा, और जो 60,000 के हैं उस पर डिपेंड करता है वो कितने दिन पहले खरीदा गया। अब इन क्वेश्चनों में मैं मान के चल रहा हूं कि शुरू में ले लिए होंगे, हालांकि मानने को तो आप लास्ट डेट भी मान सकते हो। तो चलिए हमने शुरू मान लिया कि मान के चलते शुरू में ले लिया, और अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए आप नीचे वर्किंग नोट का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर करेंगे लेस डेप्रीशिएशन, तो 16,000 इसका लेस होगा, तो 1,44,000। हाँ, 1,44,000, 1,44,000 रुपये आपका यहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बच जाएगा। ठीक है बच्चा, और 16,000 डेप्रीशिएशन है, वो यहां पर जो डेप्रीशिएशन ऑन, आपको पता होगा प्लस 1 में सिखाया गया है कि जितने भी डेप्रीशिएशन लगते हैं वो सारे इकट्ठे एक जगह किए जाते हैं, अलग 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 जगह नहीं लिखते। तो डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 16,000। ठीक, और एक और चीज थी, क्योंकि उसने कहा था फिक्स्ड एसेट्स पे, तो मैं पिछली बैलेंस शीट में देखूं तो मेरी बिल्डिंग भी फिक्स्ड एसेट्स थी, फर्नीचर भी फिक्स्ड एसेट्स था, स्पोर्ट्स पे तो लगी गया है। तो यहां पर फर्नीचर पर आपको और करना है, तो नई बैलेंस शीट में यहां पर फर्नीचर आपका 50,000 का,
लेस डेप्रीशिएशन 5,000 रुपये इस पे लेस होगा, 45,000 का, 45,000। ठीक है, ओके, ये दिख गया होगा। चलिए, अब 5,000 रुपये फर्नीचर का डेप्रीशिएशन आ जाएगा। तो 16 और 5 21, 21 और 30 51, 1,51,000 रुपये आपका डेप्रीशिएशन हो गया। ठीक है बच्चों, मेरे सारे पॉइंट्स हो गए। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले पिछली बैलेंस शीट को बंद करेंगे, इसका टोटल कीजिए। टोटल हो गया 10 और 11, 11 और 1 12 लाख, 12,50,000 और 20 12,70,000। ठीक है, 12,70,000 रुपये हो गया, 12,70,000 हो गया। अब उसके बाद इधर भी टोटल 12,70,000 करेंगे। 12,70 में से जब 5 लाख गया, 5,000, तो 12,65,000 रुपये का फर्क है। तो 12,65,000, इसे कहेंगे हम कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, और ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। 12,65,000 का बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखना, क्योंकि ये उसने दिया नहीं है, हमने टोटल करके और दोनों साइड का फर्क करके लिख दिया है। तो ये कैपिटल फंड जो मैं इंतजार कर रहा था आ गया मेरा, नई बैलेंस शीट में जाएगा 12,65,000। ठीक है, आ गया 12,65,000 अपनी जगह पर। अब इसका टोटल करेंगे, इसमें दोनों साइड का देखेंगे कि किसका जोड़ ज्यादा है। इसमें क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा आ रहा है। क्रेडिट साइड का 2,10,000, 2,20,000, 3,20,000 और 3,80,000, 3,20 और 50, 3,70,000, 3,70,000 हो गया। 3,70,000 यहां लिखेंगे, और 370 में से जब इन रकमों को घटाएंगे तो ये बन रहा है, लेस करने के बाद आपका 14,000 रुपए का डिफरेंस है। तो 14,000 रुपए को लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ, कौन सी चीज ज्यादा है, इनकम ज्यादा है या एक्सपेंडिचर ज्यादा है? इनकम ज्यादा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और ब्रैकेट में लिखेंगे दैट इज सरप्लस। क्या है ये? सरप्लस। ओके, सरप्लस। तो ये प्रॉफिट हो गया। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस होती, बिजनेस होती, तो नेट प्रॉफिट लिख देते, और क्योंकि ये गैर व्यापारिक संस्था है तो नेट प्रॉफिट तो वर्ड लिखती नहीं, उसकी जगह सरप्लस या डेफिशिएट वर्ड का यूज करती है। तो ये हमारे लिए सरप्लस है। याद करो, जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल खाते बनाते थे तो नेट प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ते थे, यहां पर भी इसे कैपिटल में जोड़ा जाएगा। जो कैपिटल फंड है उसमें लिखेंगे एड सरप्लस, एड सरप्लस 14,000। ठीक है, 12,65,000 में 14,000 जोड़े, ये हो गया आपका 9 7 12,79,000, और उसमें 3 लाख रुपए ऐड ट्रांसफर हो गए, तो 12 3 15,79,000 हो गया, 15,79,000। ठीक है भाई, 15,79,000 हो गया। और थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये भी बंद हो गया, ये हो गया। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट को बंद करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, जो ओपनिंग बैलेंस शीट है
उसमें कोई एसिड्स या लायबिलिटी ना बच गई हो जो आगे आती हो। अगर कोई एसिड्स और लायबिलिटी है तो उसे आगे लाना है, लेकिन कुछ ऐसी एसिड्स और लायबिलिटी हैं जो आखिरी तक नहीं पहुंचती, खत्म हो जाती हैं। वो कौन सी होती हैं? कोई आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, प्रीपेड है, इन सब को आगे नहीं लाया जाता। और एक ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक बैलेंस या फिक्स्ड एफडी होता है, जो ओपनिंग एफडी वगैरह, उनको आगे नहीं लाते। क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक, क्लोजिंग एफडी वगैरह अपने आप इसमें नई बैलेंस शीट में जगह पा जाती है। ठीक है, तो कैश को आगे नहीं लाना क्योंकि उसकी जगह नया कैश आ गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड, एक्रूड, मैंने बताया ये नहीं लाते क्योंकि ये बीच में ही समाप्त हो जाते हैं। देखिए, जो यहाँ पे 20,000 रुपए बाकी था वो बीच में मिल चुका था, जो 5,000 बाकी था वो पे कर दिया गया था, हुआ कि नहीं बीच में खत्म, तो इसलिए वो खत्म हो जाते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन वाला कहे नहीं जी अभी भी खत्म नहीं हुआ, तब तो भाई मजबूरी है उसको आगे लाने की, अदरवाइज ये मान के चलते ये समाप्त हो जाते हैं। तो ये दोनों हो गए। उसके बाद बिल्डिंग ले जानी थी, बिल्डिंग जा चुकी। फर्नीचर लेके जाना था, ले जा चुकी। यदि ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट ना होता तो फर्नीचर यहीं का यहीं रह जाता। तो तभी तो मैं कह रहा हूं कि चेक करना है कि कोई पॉइंट तो नहीं छूटा, कोई एसिड्स वगैरह तो नहीं छूट गई। तो फर्नीचर आगे जाना था, जा चुके। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आगे जाना था, जा चुके। इधर से आउटस्टैंडिंग से ली जाती नहीं है, कैपिटल फंड हमने कर दिया। तो यानी पिछली बैलेंस शीट में अब कुछ नहीं बचा जिससे आगे ले जाया जा सके। ओके, बस अब इसका टोटल कर दीजिए, इसकी दोनों साइड का टोटल कीजिए, दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा और ये दोनों साइड का टोटल आएगा 21,39,000, 21,39,000। ऐसे करके आपका ये खत्म हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये पैटर्न है काम करने का, इससे आपका समय भी बचेगा, कोई गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस करिए। और वही बात है कि यदि किसी को सचिन बनना है तो कोई भी गुरुजी सचिन नहीं बना सकता, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। मतलब अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो सिर्फ मेरे पढ़ाने से या किसी और अध्यापक के पढ़ाने से आप एक्सपर्ट नहीं होंगे। हाँ, रास्ता जरूर मिला, लेकिन किसको मिला? जो रास्ते पे जाना चाहता है। तो आप लोग कीजिए, अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हमारी मजबूरी है कि हम एक या दो ही क्वेश्चन करवा पाते हैं पूरे, आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, बाय बाय।